तुम एग्जाम के अंदर कितना पढ़ के जाते हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम एग्जाम के अंदर अपने आंसर राइटिंग को किस प्रकार से लिखते हो, तुम्हारे लिखने का तरीका क्या है, तुम एग्जामिनर को किस माध्यम से अपने आंसर को दिखाओगे कि वह फुल मार्क्स तुमको देगा। ऐसा नहीं कि तुम आंसर जैसे मन किया वैसे लिख करके आ गए तो वही होगा। यदि तुमने अपने मन से आंसर लिखा है तो एग्जामिनर भी अपने मन से तुम्हें नंबर देगा। तो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। यदि तुम चाहते हो कि नहीं मेरा भी मार्क्स बहुत ज्यादा आए, अच्छा परसेंटेज आए, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 8 से 10 मिनट का वीडियो है। यदि तुम इसे पूरा देख लेते हो तो शायद हो सके मैंने इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बता रखे हैं जिसके माध्यम से आप अपनी आंसर राइटिंग को सुधार सकते हो। और लास्ट चांस है, बहुत कम समय बचा है, इसलिए बस एक बार अपने भाई के ऊपर विश्वास रख के देखो और इस वीडियो को पूरा देखो। इससे बहुत ज्यादा तुमको मदद मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग करना कैसे है। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि आंसर राइटिंग कैसे करें, ये लिखो, ऐसे लिखो, इतना छोड़ के लिखो या फिर कुछ भी करो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैं इस एग्जाम में एक ऐसा आंसर राइटिंग लिखूंगा जो सभी बच्चों से अलग होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर 2.0 में। चलिए चलते हैं मेन पॉइंट। मेन पॉइंट हमारा है कि आंसर राइटिंग कैसे करना, ठीक है। उससे पहले मैं आप सबसे माफी चाहूंगा कि थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है जो कि बहुत जल्द ही सोल्व हो जाएगी। तो उस पर ध्यान न रखते हुए हम ये देखते हैं कि आंसर राइटिंग हमें कैसे करना, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा कि बैड हैंड राइटिंग। आपने बहुत सारे टीचर के मुंह से सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग मायने नहीं रखता। मानता हूँ मायने नहीं रखता, लेकिन बोलने वाले भी कुछ हद तक गलत होते हैं। क्योंकि यदि आपका हैंड राइटिंग गलत हुआ तो आपके आंसर को टीचर को पढ़ने में दिक्कत होगा। यदि उन्हें आपके आंसर को पढ़ने में दिक्कत होता है तो वे आपको बहुत कम मार्क्स देने वाले हैं। हैंड राइटिंग भी इस एग्जाम में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। टीचर क्यों बोलते हैं कि हैंड राइटिंग मायने नहीं रखता? जिस स्टूडेंट का हैंड राइटिंग खराब रहता है वे उतने कम समय में अपने हैंड राइटिंग को नहीं बदल सकता। और यदि उसे बोल दिया जाए कि हैंड राइटिंग मायने रखता है तो फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह बहुत नीचे गिर जाएगा। और वह मान लीजिए फर्स्ट आने के योग्य पढ़ाई किया था फिर भी वह फर्स्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए वे बोलते हैं कि हैंड राइटिंग मायने नहीं रखता। लेकिन रियलिटी ये है कि हैंड राइटिंग भी मायने रखता है, ठीक है। सेकंड है कि पढ़ तो सब लेते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, याद भी सब रहता है, बट होता क्या है कि एग्जाम में लिखते समय आपको समझ में नहीं आता कि स्टार्ट करे कहाँ से लिखना प्रारंभ करे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये खासकर इंग्लिश मीडियम वाले या फिर सब्जेक्ट इंग्लिश में ये देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इंग्लिश में, सबसे पहले तो हिंदी मीडियम वाले का इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मानते हैं इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। एक तो वे कमजोर हैं, इंग्लिश उनको पता नहीं कि लिखना कैसे है। दूसरे में वे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जो आपका एग्जामिनर होता है उसको साफ साफ दिखता है इसने मीनिंग गलत लिखा है। और मीनिंग जब आप गलत लिखते हैं तो इंग्लिश वाले में कटता है नंबर। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको अदर सब्जेक्ट में क्या होगा कि यदि थोड़ा सा मीनिंग मिस्टेक भी रहेगा तो नंबर नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट में जब आप मीनिंग मिस्टेक करेंगे उसमें नंबर कटता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 मार्क्स क्वेश्चन। जो आपके सामने 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले 3 से 4 लाइन में मतलब आंसर लिखना है। आपको क्या करना है, जो 2 नंबर वाला प्रश्न है उसमें कम से कम, ये नहीं मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 लाइन। यदि 2 लाइन का मतलब आप आंसर लिखते हैं तो फिर नंबर कम मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसका आंसर कैसे लिखना है, कितना होगा। क्योंकि वो एक टीचर है, वो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करने नहीं बैठा है। तो आपको कम से कम 3 से 4 लाइन लिखना है और साथ ही एग्जाम्पल के साथ लिखना है। क्या करना है कि 3 से 4 लाइन में आंसर लिखना है और प्लस एग्जाम्पल उसके साथ होना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका आंसर थोड़ा सा कम भी है तो एग्जाम्पल से आपका जो लाइन है 3 से 4 लाइन वह पूर्ति हो जाएगा। और जो एग्जामिनर होगा वह देखेगा कि नहीं ये जो बच्चा है इसको पूरा याद है, डिफिनेशन के साथ साथ इसने एग्जाम्पल भी याद कर रखा है, ठीक है। और बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट है कि 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 3 से 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 देखिए। पॉइंट नंबर 1 में है कि पॉइंट में
यदि आप अपने आंसर को पॉइंट में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन को आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 या फिर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी में आंसर दे रहे हैं, तो उसको कम से कम 3 से 4 पॉइंट लिखना है आपको। मतलब कि 3 से 4 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। यदि केवल 3 पॉइंट लिखते हैं उसमें क्या होगा कि मानता हूँ 3 से 4 नंबर का प्रश्न है। यदि 3 से 4 नंबर का प्रश्न है और मान लीजिए 3 नंबर का प्रश्न है और आपने क्या किया कि 3 ही पॉइंट लिखा, तो यदि कहीं पे आपके 3 पॉइंट में कहीं से भी थोड़ा सा गलत दिखता है तो आपको 2 नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएगा। वो अपने सीनियर को भी नहीं कह पाएगा कि नहीं ये लिखा है थोड़ा सा गलती है। यदि थोड़ा सा गलती है तो वो आपको 2 नंबर दे देगा। और आप 3 नंबर का प्रश्न है और 4 पॉइंट लिख करके आए हैं, तो एक में थोड़ा सा गलती भी होता है तो चौथा में मैनेज हो जाता है, तो आपको वैसे में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है। और सेकंड पॉइंट में बोला है यदि आप पॉइंट में लिख रहे हैं तो 4 पॉइंट लिखना है, और यदि आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो कम से कम 6 लाइन लिखना है। 2 नंबर वाला में क्या करना है 3 से 4 लाइन लिखना है, और जो आपके पास 3 से 4 नंबर वाला प्रश्न है उसमें आपको कम से कम 6 लाइन लिखना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 बोला है कि जो 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं उसमें आपको क्या करना है। ये प्रत्येक मतलब सभी सब्जेक्ट में ये पाया जाता है 5 नंबर वाला प्रश्न। कोई एग्जाम में क्या होता है कि 3 से 4 नंबर वाला प्रश्न नहीं आता है बट किसी में पूछ लेता है, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। यदि पूछता है 5 नंबर वाला प्रश्न, कहीं कहीं पे 7 नंबर वाला भी आता है, तो उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए ये जो 5 से 6 पॉइंट लिखा है मैंने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 5 नंबर वाले प्रश्न में। जैसे मान लीजिए आपके सामने आया कि 5 पॉइंट में 5 नंबर वाला प्रश्न है और उसको आंसर लिखना है, और यदि आप उसको पॉइंट में आंसर लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है उसको नंबर देने में आसानी होगा, क्योंकि 5 पॉइंट पड़ेगा, 5 नंबर, 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, ऐसे करते करते 5 पॉइंट पे 5 नंबर दे देगा। और यदि मान लीजिए आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा कम भी मिलने की संभावना होती है, लेकिन जो पॉइंट वाला होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको फुल मार्क्स दिलाने के लिए। ठीक है। तो यदि हो सके तो आप पॉइंट में ही आंसर दीजिए। ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि यदि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो कम से कम 8 लाइन लिखिए। 8 लाइन से यदि ज्यादा कम लिखते हैं तो फिर आपका जो नंबर है फुल मार्क्स वो बहुत कम मिलेगा। तो आपको कम से कम 8 लाइन लिखना है प्लस एग्जाम्पल के साथ लिखना है। ये तो देख लिया कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वे अपनाते हैं। अब देखते हैं कि टॉपर क्या करते हैं, टॉपर अपना कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो टॉपर वाला यहाँ पे है कि टॉपर में क्या करना है कि सबसे पहले लिखने से पहले सोचो। लिखने से पहले सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं जब आंसर राइटिंग लिखने जाते हैं तो आंसर राइटिंग डायरेक्ट लिखने लगते हैं बिना सोचे हुए। कोई क्वेश्चन देखे, ये क्वेश्चन मुझे याद है बस लिखो। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा 2 लाइन लिखे और 2 लाइन लिखने के बाद पता चलता है यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट करना था, तो फिर क्या करेंगे वे काट देंगे। तो वैसे में आपका जो कॉपी है, जो आपका आंसर राइटिंग वाला कॉपी है, वो थोड़ा सा खराब दिखने लगता है। यदि आपका कॉपी खराब दिखेगा तो एग्जामिनर आपको कम मार्क्स देगा। तो वैसे नहीं करना है, लिखने से पहले आपको सोचना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए बोल रहा है कि लास्ट में पॉइंट ट्रिक। ये लास्ट में पॉइंट ट्रिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको आंसर राइटिंग वाला कॉपी मिला तो उसमें क्या करना है कि मान लीजिए जो कॉपी है उसके लास्ट पेज पे, जैसे ये कॉपी है, ये हमारा कॉपी है, ये हमारा फर्स्ट पेज हुआ और ये वाला लास्ट पेज हुआ, तो इस पे क्या करना है, इस पे मतलब ऊपर में हेडिंग में लिख देना है रफ, और उसके नीचे आपको पॉइंट लिख लेना है कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर करना है, और करना है तो कौन से क्वेश्चन को पॉइंट में लिखना है और कौन से क्वेश्चन को पैराग्राफ में लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉपी है वह खराब होने से बचेगा और साथ ही आपका टाइम भी बचेगा कि इतने कम टाइम में आप ज्यादा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में बोल रहा है कि पैराग्राफ जब कुछ नहीं आता हो, जब कुछ नहीं आता है तो पैराग्राफ में लिखना उस मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो 5 नंबर वाला प्रश्न होता है उसमें पॉइंट में आंसर लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे मैं क्या बोला, जब आपको आंसर नहीं आता है तो आप पैराग्राफ में लिखिए, क्योंकि जब आप पॉइंट में लिखेंगे तो आपका जो टीचर है जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसके समक्ष पॉइंट होगा, और पॉइंट में यदि गलती होता है तो डायरेक्ट 1 नंबर काट देगा। ठीक है। और जब आप उसको पैराग्राफ में लिखेंगे तो क्या होगा कि जब जो एग्जामिनर है वह यदि आपका कॉपी चेक करता है तो वह लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ेगा, और यदि थोड़ा बहुत गलत भी है फिर भी वह काम चल जाएगा। जो एग्जामिनर होगा वह आपको मार्क्स दे करके आगे बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर कैसे होगा तो वहां पे आप पैराग्राफ में आंसर लिखना मतलब चालू कर दीजिए। और यदि आपको पता है कि नहीं मैं इसका आंसर जो है वह परफेक्ट लिख सकता हूँ, यदि 5 नंबर वाला प्रश्न है तो उसको आप पॉइंट में लिखिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है। उसके बाद चौथा बोल रहा है कि अंडरलाइन कीवर्ड्स। ये जो अंडरलाइन कीवर्ड्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों बोला, जैसे देख लीजिए मैंने अपने बोर्ड पे इतना सारा वर्ड लिखा है। ठीक है। इतना सारा लिखा है और इसमें अंडरलाइन कितने को किया है, सबसे पहले टॉपर टिप्स, उसके बाद में देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 3 से 4 मार्क्स क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि 5 मार्क्स क्वेश्चन। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है
जो हेडिंग है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो आपको हेडिंग को तो अंडरलाइन करना ही है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा और क्या बोला, ये जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मैंने यहाँ पे बताया था कि पैराग्राफ, पैराग्राफ कब लिखना है, जब आपको कुछ नहीं आता, मतलब कि यहाँ पे पैराग्राफ हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहीं पे मतलब जब आपको लगता है कि ये जो वर्ड है यह इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जब आपका पैराग्राफ हो या फिर पॉइंट वाला आंसर हो, जब आपका कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा ना ये जो बच्चा है उसको पता है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसने आंसर को भी बहुत अच्छे से लिखा है और ना ही कहीं पे गलत किया है, तो आपको ऊपर ऊपर से मार्क्स दे करके चला जाएगा। और जो आपका कॉपी में थोड़ा सा गलत होगा वर्ड, उस पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि आपने मेन वर्ड को अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आज का वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। और देखो, मैं यदि इस वीडियो को तुम देख के ये सोचते हो कि तुम अपने आंसर राइटिंग को परफेक्ट कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हाँ, एक मैं अपनी तरफ से टिप्स दे रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा तो एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है और जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये टिप्स ज़्यादा काम करेगा। जैसे मान लो आज मैंने आपके पास एग्जाम का समय बहुत कम बचा है, तो मैंने ये वीडियो बना दिया कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, और जो आने वाले बच्चे उनके लिए क्या करना है। ये बार बार तो वीडियो देखेंगे नहीं, सब बच्चे वीडियो देख नहीं पाएंगे, किसी के पास पहुंचेगा किसी के पास नहीं पहुंचेगा, तो आप अपने छोटे भाइयों के पास शेयर कर दीजिए। और जो टिप्स मैंने बोला था वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप अपने घर में सीनियर हैं तो छोटे को, अपने भाई को, अपनी बहन को बता सकते हैं कि तुम्हें आंसर राइटिंग कैसे करना है। ठीक है, वो टिप्स ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको बोलना है अपने छोटे भाई को, या फिर यदि मान लीजिए आप भी अगले साल एग्जाम देने वाले हैं तो आप भी इसको अपना सकते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है कि यदि मान लीजिए आप कोचिंग में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, उसके बाद आने के बाद सोने से पहले बस 5 मिनट, केवल 5 मिनट का टाइम मांग रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है कि पूरे दिन आप जो भी किए हैं ये सब अपने एक कॉपी पे लिखेंगे। इससे क्या होगा, सबसे पहले आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगी। आप सोच सकते हैं कि मैंने पूरे दिन में क्या किया। ठीक है, सोचने के साथ साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा कि लिखना कैसे है, और उसके साथ साथ आपकी जो याददाश्त है वो भी थोड़ा सा हाई लेवल तक जाएगा, क्योंकि आपने पूरे दिन में जो करते हैं वे आपको पूरा याद नहीं रहता, और जब आप अपने माइंड पे प्रेशर डालेंगे कि मैंने आज क्या किया तो वे याद होगा, और साथ ही आपने जो पढ़ा होगा वे सब भी याद होगा। तो आप ये टिप्स अपना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।